मैं तुझे ढूँढ कर चाहूँ, ज़नीरा बानो के कलम से माख़ूज़ किस नंबर 3 लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े की टू सीटर टेबल पर अलवीना जूस थामे बैठी थी और नाज़िश बड़े गौर से उसे सुन रही थी। काफ़ी देर के गौर व फ़िक्र के बाद नाज़िश के लब मुस्कुराहट में ढले। पुरजोश सी होकर वो अलवीना से कहने लगी, मुझे तो इसके एटिकेट्स बहुत अच्छे लगे थे। अच्छी बात है, इसने तुमसे अपने रवैये की माफ़ी माँगी। अलविंदा ने कुछ मुतजब होकर उसे देखा। अभी कुछ रोज़ पहले तक तुम्हारी इसके मुतालिक राय कुछ और थी। वो तो और बात थी ना अलवीना। अब उसने बड़ेपन का मुज़ाहिरा करते हुए तुझसे माफ़ी माँग। अलविना ने इसकी बात काट दी। माफ़ी नहीं माँगी उसने, सिर्फ़ उसे एहसास हुआ कि उसे माफ़ी माँगनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो इधर-उधर की बातें करता रहा। बाकी यू नो व्हाट? वो जो भी उसने कहा, इससे ये साबित होता है कि मुझे कोई सीधी-सादी मखलूक समझकर मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। कौन-सा लड़का फ्लर्ट नहीं करता अलवीना? नाज़िश ने बेज़ारी से सवाल किया और कंधे उचकाए। फिर कहने लगी, और तुम्हारे मंगेतर का क्या? तुमने बताया था वो तुम्हारे घर आया है। अलवीना को झुंझलाहट ने घेर लिया। एक लम्हे में उसके तेवर बदल गए। वो बचपन की एक स्टूपिड मंगनी थी, जो अब उसकी नज़र में यकीनन कोई हैसियत नहीं रखती। अंधेरी रात ना हो तो खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। ये अपने लिए देख ली होगी कोई गोरी इस काले ने परदेस में। आखिर वहाँ वो यही आ रहा है। नाज़िश ने सरगोशी की अलवीना को जैसे करंट लगा। कौन? बिलाल? नहीं, वही फ्लर्टी। अलवीना के तने साफ ढलक गए। वो जो लम्हा भर के लिए घबरा सी गई थी कि किसी फिल्म की मानद हीरो ने कुर्सी के पीछे खड़े होकर हीरोइन की बातें सुन ली हैं, वो वहम अनका हुआ। सामने से ज़ुरैन हसन चला आ रहा था, ब्लैक पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए। वो मुस्कुराता हुआ इनके सामने आया। हेलो गर्ल्स। नाज़िश ने तो रस्मन जवाब दे दिया, लेकिन अलवीना बेनियाज सी बैठी रही। खूब इत्तेफ़ाक है ना, मैं भी यहीं कॉफ़ी पीने आया था। इनफैक्ट मैं यहीं से इतनी कम उम्र में कॉफ़ी पीने की लत लग जाना अच्छी बात नहीं है। अलवीना बोली तो आवाज़ गंभीर थी। चेहरा ज़ोर रेस की जाने मुड़ा और चिपटी निगाहों से उसे घूरा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सुरेश की मुस्कुराहट बरकरार रही। उसने अलवीना से मुखातिब होने के बजाय नाज़िश को देखा। अलवीना और नाज़िश मेज़ के आखिरी सिरों पर विराजमान थी, जबकि वह टेबल के करीब इन दोनों से मुसावी फासले पर खड़ा था। तुम्हारे दोस्त को अपने मुतालिक बहुत खुशफ़हमियाँ हैं नाज़िश। अब यहाँ झगड़ा शुरू मत कर देना ज़ुरैस। नाज़िश चौंकी, लेकिन ज़ुरैस कहता रहा। पहली बात, ये वाहिद खूबसूरत लड़की नहीं है, और दूसरी बात, इसके अलावा इस शहर में और भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं मिस अलवीना, जिनसे मेरी शनासाई है। उफ़! अलवीना कुलस कर रह गई। कुछ देर खामोशी छाई रही। नाज़िश के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर ज़रूर इसने किसी और टेबल की कुर्सी खींची और इसके करीब सरका कर बैठ गया। तो तुम्हारा म्यूज़िक कॉम्पिटिशन कब है? कल, नाज़िश फ़ौरन बोली। अलवीना सब्र का घूंट भर के रह गई। ओह! तो क्या मैं आ सकता हूँ? मेरा मतलब मुझे म्यूज़िक पसंद है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लासिक टोन्स मुझे बोर कर देती हैं, लेकिन हाँ, श्योर। पूरी यूनिवर्सिटी फंक्शन अटेंड करेगी। प्रोफेसर तडाशी ने सबको कार्ड्स बाँट दिए थे। तुम आ सकते हो। रियली? नाज़िश ने कहा तो ज़ुरैस ने कनखियों से अलवीना को देखा। वो स्पॉट चेहरा लिए बैठी थी। हाँ, रियली, बल्कि मैं और अलवीना तो अभी तुम्हें डिस्कस भी कर रहे थे। अलवीना पर सदमे का पहाड़ टूटा। उसने नाज़िश को रोकना चाहा, लेकिन वो कहती गई, इसने मुझे बताया कि कैसे कल तुमने शाम इससे माफ़ी माँगी। लेकिन सीरियसली ज़ुरैस, मेरी दोस्त अलवीना को तुम्हारा गुरूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे पसंद नहीं आया कि कैसे उस दिन तुमने उसे हर्ट किया। सुरेश की लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने दोबारा कनखियों से अलवीना को देखा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी दोस्त को मेरा गुरूर ही नहीं, मैं बजाते खुद भी अच्छा नहीं लगा। किसी शौक मसाज दिल फेंक टाइप लड़की को मजीद बर्दाश्त करना अलवीना के लिए नामुमकिन था। उसने जूस का ग्लास मेज पर कुछ यूं पटका कि टेबल थरथराई और स्नैक्स गिर गए। गुस्से में इन नमूनों में से किसी को भी देखे बगैर पर्स उठाया और कुर्सी धकेलती हुई उठ खड़ी हुई। जो मर्द अपना रूप जमाने की कोशिश करते वो अलवीना जहां दाद को कभी अच्छे नहीं लगते। चबा चबा कर कहती वो वहां से निकल आई। सुरेश ने अकब से पुकारा, नहीं, मैं कंपटीशन देखने आ सकता हूँ। अलवीना नजरअंदाज करते हुए बाहर निकल गई। कार चलाई और घर आ गई। अपनी मखसूस इतराती चाल से चलती लाउंज से गुजरते हुए ठहर गई।
اس کے قدموں کی آہٹ پا کر بلال نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا تھا، اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھکا لیا تھا۔ الوینا اسے نظر انداز کر کے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی تھی۔ کھڑکیوں پر پڑے سرخ لمبے پردے بھی وائلن سے آتی مترنم آواز کو جذب کرنے سے قاصر تھے۔ موسیقی کے دل دادا کرسیوں پر براجمان بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ ججز موجود تھے، بغور سب کو دیکھتے، سب کو سنتے، وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بغل میں واقع کرسیوں پر بیٹھی لڑکیاں اور لڑکے اپنی باری کے انتظار میں تھے کہ وہ اپنا فن دکھا سکیں۔ انہی میں ایک الوینا تھی۔ اس کے چہرے پر تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی اس افریقی لڑکی کو گٹار پلے کرتے دیکھ کر کوڑ رہی تھی۔ افریقی لڑکی وہی ٹون بجا رہی تھی جو الوینا نے منتخب کی تھی۔ الوینا مضطرب تھی۔ اس کا ساز کسی نے چرا کر اپنے فن سے بدل دیا تھا اور وہ حاضرین کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ وہ اب کیا کرتی؟ مس الوینا جہاں دار، کم آن اسٹیج میم۔ اینکر اسے بلا رہا تھا۔ الوینا نے ماتھے پر بڑ ضرور ڈالی، لیکن اس کے اعتماد میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ متانت سے چلتی وہ کرسی پر آ بیٹھی۔ وائلن اس کے ہاتھ میں تھا۔ حاضرین میں بیٹھی نازش نے اس کی پریشانی بھانپ کر تعصب سے اسے دیکھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا سامنے الوینا جہاں داد بیٹھی تھی، اس کی دنیا چرا لی گئی تھی تو وہ اپنی دنیا جنم دے سکتی تھی۔ اس نے وائلن بجایا، بے ڈھنگی سی چند آوازیں نکلی تو حاضرین نے کان ڈھانپ لیے۔ ججز کا منہ بن گیا، چند ایک لڑکوں کے دانت نکل آئے۔ الوینا کو قہر آیا، وہ قہر موسیقی کی صورت میں وائلن کے ذریعے باہر آیا۔ اس نے سختی سے وائلن بجا ڈالا اور بجاتی گئی، دھن بنتی گئی، آواز مترنم ہوتی گئی۔ ہو از شی؟ کون ہے وہ؟ ججز سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ آخر کیا بجا رہی ہے؟ وہ متجسس تھے، ایسی دھن انہوں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ الوینا لمحہ بھر کو رکی تھی اور آواز کو سانس لینے دی۔ کچھ نظر حاضرین پر تڑائی اور ٹھٹک گئی۔ زریز حسن سامنے براجمان تھا، ہائی نک شرٹ پہنے، کوٹ کے کالر کھڑے کیے، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بغور اسے دیکھ رہا تھا، یک ٹک بلکہ جھپکے بغیر، جیسے وہ اسے پڑھ رہا تھا۔ الوینا نے اسے دیکھتے ہوئے وائلن بجایا تھا۔ وہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے، لیکن کم از کم وہ اس شخص کے سامنے خود کو بے عزت نہیں کرا سکتی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے پوری قوت سے وائلن بجایا تھا۔ اس کے بازو وائلن بجاتے بجاتے شل ہو گئے تھے۔ سرخ پردے گویا پھٹ آ رہے تھے۔ قیامت سی خاموشی حاضرین پر مسلط تھی۔ وائلن سے نکلتی وہ دھن جانے کیا جذبات اندر چھپائے ہوئے تھی۔ اور پھر خاموشی چھا گئی، سکوت قائم ہو گیا۔ الوینا نے وائلن چھوڑ دیا، آنکھیں کھول دی۔ نظروں کے عین سامنے سب سے پچھلی سیٹ پر زریز بھی بیٹھا تھا۔ ججز متذبذب سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے سب یک لخت تھم گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تم نے وائلن سے یہ کیا بجایا؟ خاتون جج کاٹدار لہجے میں بولی تو الوینا گھبرا سی گئی۔ اس کی نگاہوں کا رخ موڑا تو سب اسے گھور رہے تھے۔ کیا تمہیں پتہ ہے میں نے آج تک ایسی موسیقی نہیں سنی؟ وہ چیخی اور بے اختیار کھڑی ہوئی۔ الوینا کا دل دھڑکا، کیا اب اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا؟ لیکن اس نے دیکھا کہ خاتون جج نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور ملا دیے۔ اٹ واز ونڈرفل، تم نے کمال کر دیا۔ اور ساتھ ہی حاضرین کھڑے ہو گئے تھے۔ داد تحسین کا ایک شور سا تھا۔ الوینا کے لب بے اختیار ہی مسکراہٹ میں ڈھل گئے اور گردن اونچی ہو گئی۔ آنکھوں کی چاشنی لوٹ آئی اور گردن کا خم وجود میں آ گیا۔ اس نے دیکھا نازش چیخ چیخ کر اسے مبارک دے رہی تھی۔ الوینا نے یوں ہی پچھلی کرسیوں پر نظر ڈالی۔ زریز اسی پہلو پر بیٹھا تھا، یک ٹک اسے دیکھتا، نظروں ہی نظروں میں کچھ کہتا۔ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن الوینا کو اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ ابھی تک بیٹھا تھا۔ وہ سب اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ کیوں نہیں ہو؟ ویسے تو مجھے تمہارے منہ سے کچھ بھی سننے کا شوق نہیں ہے، لیکن بندہ مبارک دے ہی دیتا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے آیا تھا۔ نازش ہٹی اور وہ قریب آیا تو الوینا زبان روک نہ سکی۔ جواباً وہ دھیمے سے مسکرایا، اس کی مسکراہٹ بھی بڑی پرسرار سی تھی۔ الوینا نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ مبارک ہو، تم ہارتے ہارتے بھی جیت گئی۔ الوینا جل ہی تو گئی، صبر کا گھنٹ بھر کر رہ گئی۔ الوینا جہاں داد نے ہارنا نہیں سیکھا، وہ شکست سامنے دیکھ کر بھی کبھی شکست قبول نہیں کرتی۔ جواباً زریز نے استحکامی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ شور، تمہیں یقین ہے کہ یہ ٹون جو تم نے ابھی پلے کی تھی خود ساختہ تھی؟ میرا مطلب یہ تم نے خود بنائی تھی؟ تمہیں لگتا ہے میں نے چرائی ہے؟ الوینا نے ابرو اٹھایا۔ ہو سکتا ہے،
उसने बस इतना कहा लेकिन अलवीना भड़क गई। उसने सुना, ज़ुरैज़ कह रहा था, क्या तुमने फ़ेयरी टेल सुना है? अलेक्जेंडर रिबिक का ऑस्कर विनिंग वायलिन सॉन्ग है। मुझे लगा तुमने इसे कॉपी किया। अलवीना लाल भूखा हो रही थी। ज़ब्त करते हुए बस इतना कह सकी, मैंने कॉपी नहीं किया। एक-एक लफ्ज़ तोड़कर अदा किया। सुरेश ने सर हिलाया। हाँ, तुम तो कॉपी नहीं करती ना, इसलिए। वो जाने मज़ाक था या तंज़, अलवीना समझ नहीं सकी। सुरेश फ़ौरन बोला, और अगले हफ्ते ब्लैक फाइटर्स का मैच है। अब चूँकि मैं तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस देखने आया हूँ, सो तुम भी मुझे खेलता देखने कसाफी स्टेडियम आओगी। तुमने मेरी इतनी बेइज़्ज़ती की, इसके बाद तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं बेइज़्ज़ती नहीं की यार। वो बेज़ारी से बोला और आगे हो। यू प्लेड अमेजिंगली वेल। तुमने हैरत अंगेज हद तक अच्छा बजाया। जो कमेंट मैंने किया वो तो बतौर मेरा तनकीद निगार क्रिटिक तबसरा था। तनकीद निगार की शक्ल तो देखो। वो गुस्सा थी। जुरेज उसे देखता रहा और वो माफ़ी मांगने से तो रहा। सो हाथ बुलंद करके अलवीना का कंधा थपथपाया। मैच देखने ज़रूर आना। वो इतना कहकर पलटा। अलवीना शशतर से खड़ी उसे देखती रही। कैसा दोगला बंदा था ना, तारीफ भी कर दो और बेइज्जती भी। तभी किसी ने उसकी फ्रॉक खींची तो अलवीना कैसे ख्वाब से जागी। सामने नन्हा सा बच्चा एक रुक्का लिए खड़ा था। ये आपके लिए है। उसने बस इतना कहा, नजरों से ओझल हो गया। अलवीना ने मुतअज्जब नजरों से रुक्के को देखा, उसे खोला। लिखा था, अब इतना अच्छा वायलिन बजा लेती हैं, मुझे नहीं पता था आप में और क्या क्या हुनर छुपे हैं मिस जहादात। मैं ये भी जानना चाहूँगा। अलवीना वो रुका पढ़कर बेख्तियार मुस्कुराई। उसे एक फीसद भी शक न था इस उम्र में कि ये रुका ज़रूर इसने भेजा था। इसने वो खत मिट्टी में दबा दिया और ये पहला खत था जो अलवीना जहादात को मिला। तारीकी छा रही थी। अंधेरे की तबीयत चादर बरकत को लपेट में लिए हुए थी, जबकि बरकत तले अकड़ों बैठी वो सफ़ेद लिबास पहनी औरत हूर लग रही थी। उसके आंसू अब तलक भी आवाज़ बह रहे थे। मैंने इस शख्स के लिए हर शख्स को ठुकरा दिया। वो अकड़ी घास पर हाथ फैलाए सोच रही थी, हनान को, बिलाल को। उसकी आंखों का मरकज बदला और नजरें अपने हाथों पर गड़ गई। इन हाथों ने इन सबको उनकी औकात याद दिलाई और एक मर्द के पीछे मैं अपनी औकात भूल गई। मैं किसी से इल्तिजा नहीं करती थी, लेकिन उसके लिए मैं उसके पाँव में बैठ गई। मैंने इन सब की मोहब्बत को ठुकरा कर सिर्फ उससे मोहब्बत दी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सका। मैं उसके लिए दुनिया से बढ़ गई, लेकिन वो मेरे लिए चंद लोगों से नहीं जीत सका। वो हमें इश्क की हमारी लड़की एक बार फिर बेआवाज रोने लगी थी। उसके दाएं हाथ ने हर मर्द को उसकी औकात याद दिलाई थी, जिसने उसके साथ ऊंच नीच करने की कोशिश की थी। बदकिस्मती से इनमें हनान भी शामिल था, और जिस बात है की छठी सालगिरह की तकरीब थी, उस रोज़ बिलाल की भी शामत आई थी। वो क्लब से वापस आई तो खुश थी। वो कंपटीशन ही नहीं जीती थी, इसकी तकलीफ को सराहा भी किया था। उसके सीन में लम्हा भर के लिए सुरेश का ख्याल ज़रूर आया, लेकिन उसे पस से पुश्त डालकर वो लाउंज में आ गई थी। बाहर तकरीब जारी थी। अलवीना ने एक नज़र बाहर जाने से पहले खुद को आईने में देखा था। खूबसूरत तो वो थी ही। उसने उस शाम भी नक्सक से तैयार गजब ठार रही थी। अपना मस्कारा ठीक करने के लिए उसने कमरे में जाने की बजाय लाउंज की दीवार के शीशे का ही इस्तेमाल किया। लिपस्टिक ठीक कर रही थी जब अनन अंदर आया था और अलवीना को देखकर ठठक गया था। अलवीना ने उसे आईने में देख लिया था और बेइतनाई बरतते हुए लिपस्टिक ठीक कर रही थी। उसने होंठों से दोनों लब आपस में उसने होली से दोनों लब आपस में एक अदा से जोड़े थे और चौखट पर खड़ा हनान हमेशा की तरह मबहूत होकर उसे देखने लगा था। क्यों घूर रहे हो? अलविंदा ने गंभीर लहजे में पूछा तो हनान चौंका। फिर खंखार कर आगे आया। क्या रिजल्ट निकला तुम्हारे कंपटीशन का? जो निकलना चाहिए था। अलविना जहांदार राज करेगी, वही फातेही कहलाई जाएगी। किसी में दम है जो उससे आगे निकले? मुस्कुराकर वो सीधे हुए और लबास से नादीदा गर्द झाड़ने लगी। यानी जीत गई। हनान मुताज्जिब हुआ। अलविना ने इस बात में सर हिलाया, 2 कदम पीछे हटकर एक चिल्लाती निगाह ने हनान के ऊपर डालते हुए पूछा, मैं खूबसूरत तो लग रही हूँ ना हनान? और हनान मुस्तफ़ा फिर गड़बड़ा गया। उसने जल्दी से सारा बात मिलाकर कुछ कहना चाहा, तो अलविना मासूम से लहजे में कहने लगी, बस दुआ करें मैं बिलाल को भी खूबसूरत ही नजर आऊँ। वो अमेरिका से आया है, उसने कितनी खूबसूरत लड़कियाँ देख ली होंगी, इनसे बात की होगी, और मैं उसे कहाँ पसंद आऊँगी।
कोई अंधा ही होगा जिसे तुम पसंद नहीं आओगे अलवीना। हनान का जवाब बेसाख्ता था। अलवीना मुस्कुराई। फिर बिलाल अंधा तो नहीं? चलो मेरे लिए दुआ करना मेरे भाई। वो इसका दिल जलाकर लाउंज से निकल आई। कुछ दूर आकर जब लौट कर देखा तो हनान बेचारगी से सर झुकाए खड़ा था। अलवीना के लबों को मुस्कान ने इसार में ले लिया। गर्दन वापस फेंक कर उसने कदम आगे बढ़ाया तो बेख्तियार ही रुकी। उसे पता ही नहीं चला कि सामने से बिलाल 8 साल किंसा को कंधों पर उठाए भागा आ रहा था। वो खुशी से झूम रही थी और बिलाल उसे झुला रहा था। अलवीना को सामने देखकर वो ठहर गया तो अलवीना बाल बाल बची। उधर उसने किंसा को कंधों से उतारा। उधर अलवीना मुंह फेर कर आगे बढ़ गई। हाय अलवीना। बिलाल की आवाज़ भारी थी। वो धीमा और ठहर ठहर कर बोलता था। अलवीना को मजबूरन रुकना पड़ा। सौ फरिश्ते भी गवाही देने आते तो वो कभी नहीं मान सकती थी कि बिलाल अमान खूबसूरत था। अलबत्ता उसकी शख्सियत में एक ठहराव सा ज़रूर था। अलवीना उसे लाख बदसूरत कहती, उसे लाख बद्दुआएं देती, लेकिन इसके सामने हनान के बरक्स कुछ खामोश हो जाती, नजरें झुका लेती। शायद क्योंकि वो हमेशा रिजर्व्ड रहा था। कंग्रेट्स, मुबारक हो। किस लिए? अलवीना चौंकी। हनान ने तुम्हारे कंपटीशन के बारे में बताया। मुझे अच्छा लगा कि तुम जीती। स्या पैंट शर्ट में वो आम से होलिये में मलबूस था, पहले की निस्बत इखलाक से पेश आ रहा था। अलवीना तंजिया मुस्कुराई, कंधे उचकाए। जैसे बाकियों को मेरी हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही तुम्हारे अच्छा लगने या लगने से ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिलाल। एक्सक्यूज मी। बिलाल की रंगत बदली। अलवीना की तंजिया मुस्कुराहट हनूस कायम थी। चंदे पहले तुम मुझे सही से देख भी नहीं रहे थे, बात करना तो दरकिनार, और आज अचानक यूं तुम्हें मुझसे हम कलाम होना याद आ गया, जबकि मैं तुम्हारी जानी मतवज्जो भी नहीं थी। क्यों बिलाल, क्या चाहिए तुम्हें? वो बाजू अब सीने पर बांधे चुभती निगाहों से उसे देख रही थी। ऐसे ठरकियों से निपटना उसे आता था, अब चाहे वो घर के बाहर हो या अंदर। माइंड योर लैंग्वेज अलवीना। जबान से बाहर कर अलवीना। उसके लहजे में खतरनाक सा आंसर था। चेहरा पे तासुर था। अलवीना की आंखों में बगावत के आसार नजर आए। क्या करूं? सब कहते हैं जबान दराज हूँ, तो इन सब ने तुम जबान दराज की लगामें खींचने के लिए कुछ नहीं किया। अलवीना को पता था इसका जवाब बेसाख्ता है, लेकिन वो मुश्तइल हुई। वो सब बदवक्त पी कर वो 2 कदम आगे आई। दुनिया में कोई फर्द जिंदा नहीं है जो अलवीना जहादात की लगामें खींच सके। वो उड़ने के लिए बनी है, इसका बेड़ियों में कोई नहीं जकड़ सकता। हाँ, नजर आ रहा है। आपके बिलाल के लहजे में हल्का सा तंज था, चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारी ये तराश खराश, ये ग्रूमिंग और मेकिंग साबित कर रही है कि तुम एक बिगड़ी हुई, मगरूर और अनापरस्त रईस ज़ादी हो जिसके छोटे से दिमाग में महज इसका अपना आप है, बसता है। और तुम तो रईस ज़ादी भी नहीं हो, ना तुम में रति बराबर का कशिश है। बोरिंग एंड बैरन। और सबसे अहम, तुम तो इस घर के फर्द भी नहीं हो, ये घर भी तुम्हारा नहीं है। फिर मेरे घर में खड़े होकर तुम कैसे मुझ पर भक्ति कर सकते हो? ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारा तो नहीं है ना? फिर अपनी तशरीफ यहाँ क्यों लेकर आते हो? नहीं अच्छा लगता मुझे तुम्हारा यहाँ आना। क्यों? बिलाल ने मुस्कुराया था। तुम्हारा मंगेतर हूँ, आता जाता रहूंगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, वरना शादी के बाद भी तुम मुझसे खींची खींची रही तो हमारे बच्चों का क्या होगा अलवीना? नाउ यू माइंड योर लैंग्वेज। अब तुम अपनी ज़बान संभालो। वो चीखना नहीं चाहती थी। लोगों को तंग करना, ताने देकर लाजवाब करना इसका वतीरा था। आज बराबर का जवाब मिला तो अलवीना की आवाज़ ना चाहते हुए भी बुलंद हो गई। इर्द गिर्द के लोग पलट कर देखने लगे। बिलाल इसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा था। अलवीना को इसकी हंसी में भी तंज नजर आया था। तुम्हारी तो बर्दाश्त की हद भी बहुत छोटी है अलवीना। अलवीना तमाशा नहीं चाहती थी। इसने कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा किया और पलट गई। उस जगह से दूर जाने के लिए कदम उठाए ही थे कि बाजू पर बिलाल की गिरफ्त महसूस हुई। सुनो अलवीना, तुम मेरी बात का। वो कुछ कह रहा था जो अलवीना ने सुनने की जहमत नहीं की। बमुश्किल वो खुद पर जबर करके वहां से हटी थी, लेकिन वो तो बदतमीजी की हद ही पार कर गया था। क्या उसे लगा वो हानिया से भी मुखातिब है, जब तो उसका बाजू पकड़ रहा है? क्या उसे नहीं पता उसकी मुखातिब अलवीना जहादात थी, वही हसीन मिलकर जिसके सामने सरनगो रहना पड़ता है, नफित वाले लहजे में बोलना पड़ता है, बोलते वक्त अल्फाज का ध्यान से चुनाव करना पड़ता है, नजरें झुकानी पड़ती हैं और जिस्म को सख्त रखना पड़ता है। फिर वो आपसे शक्ल का एक अदना मुला गुलाम कैसे यूं मुल्का को सरेआम बेइज्जत करने के बाद।
फिर वो आम से शक्ल का एक अदना गुलाम कैसे ही मलका को सरेआम बेइज्जत करने के बाद इसका यूं बाजू थाम कर उसे अकब में खींच सकता है। बस एक लम्हा लगा और अलवीना का दिमाग घूमा। उसने पलट कर रद्द-ए-अमल दिया तो तड़ाक की आवाज़ आई। लाउंज में यकलख्त सन्नाटा छा गया। बिलाल के लिए ये सदमा कम था, लेकिन अलवीना वो खुद कुछ बौखला गई। नहीं, इसने तो सिर्फ बिलाल को हल्का सा धक्का देकर हटाना था। ये हाथ कैसे उठ गया? ये तमाचा कैसे मार दिया? उसे महसूस हुआ कि सब उसे देख रहे थे। उसने बिलाल से नजरें नहीं मिलाई, उल्टे कदमों चलती वो पुर्श तक आई, फिर पलटी और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ती अपने कमरे में आ गई। उसने कमरे का दरवाजा जानकर नहीं लगाया, या शायद लगाना याद नहीं रहा। नीचे से बोलने की आवाजें आ रही थी। वो यूं ही सर गिराए बेड के एक कोने में बैठी रही। नीचे कोहराम मच गया था। जाने हो क्या रहा था। थी दहलीज पर आहट तभी दहलीज पर आहट हुई। वो कंसा थी। उसने मुतासिफ नजरों से अलवीना को देखा जरूर, लेकिन बेग में पूछा, आपने बिलाल भैया को क्या कहा है लीना बाजी? मैं इस वक्त तुम्हारे फेवरेट भाई के बारे में बात करने की मूड में नहीं हूँ कंसा। वो कुछ गुस्सा थी, कुछ पुरमिलाल, कुंसा किंसा रूहान सी हो गई। नीचे फूफो और हानिया बाजी आपको कोस रही हैं। आपने बिलाल भैया को कुछ तो कहा है ना बाजी? मैंने कुछ नहीं। तभी तो वो सामान बांध रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं बाजी। अलवीना मजीद गुस्सा हुई। यानी इतनी बदतमीजी दिखाकर वो अब मासूम बन रहा था। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए वो अपना सामान बांध कर जा रहा था। अलवीना झटके से उठी। किंजा को पार करती हुई तेज तेज कदमों से चलती लाउंज में आई। हानिया परेशान हाल से वहीं खड़ी थी। हनान भी सीने पर बाजू बांधे तमाशा देख रहा था। अलवीना को देखकर सीधा हुआ, लेकिन इन सब को नजरअंदाज करती अलवीना सीढ़ियां चढ़ती चली गई। ऊपर लेफ्ट कमरे का दरवाजा खुला था और ऊपर दहलीज पर इब्सतादा थी। चल बिलाल, मैं माँ हूं ना तेरी, मेरी बात मान ले, रुक जाना। वो मिन्नत सी कर रही थी। जवाबन बिलाल ने रुख उनकी जानब करके कुछ कहना चाहा, तो निगाह बेइख्तियार पप्पू के पीछे सीढ़ियों में खड़ी रुकी वीना पर जा टिकी। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ, वो यकदम बोली थी। बिलाल ने बेतासर निगाहों से उसे देखा था। अलवीना ने उंगली उठाकर उसे कहा था, तुम इसे बेइज्जती समझो या बदतमीजी, बात इतनी ही है कि मेरे लिए तुम्हें सामने देखने का तस्वर ही एक बुरा ख्वाब है। नाइटमेयर। शादी तो नामुमकिनात में से है। तुम भी खूब जानते हो कि हमारी मंगनी महज इसलिए हुई थी कि तुम्हें जहांदाद हाव से रिश्ता जुड़ा रहे। अब वो रिश्ता खत्म, और आइंदा मेरा बाजू पकड़ना तो गुजा। खबरदार जो मुझ पर ज़बानी हक जताने की कोशिश भी की बिलाल। क्या करोगी? वो बेख्तियार कपड़े छोड़कर आगे आया था। जब तुम्हें इन अल्फाज पर पछताना पड़ेगा, और हर दिन रात नहीं बल्कि हर पल मुझे अपने पास देखना पड़ेगा। अलविना जहांदाद की जिंदगी में वो दिन नहीं आएगा कभी। उसने महज इतना कहा और पलट गई। बिलाल ने कोई रद्द-अमल नहीं दिया था। अलवीना ने बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला तो पप्पू को कान लगाकर बातें सुनते पाया। वो चुपचाप इन्हें देखती सीढ़ियां उतर गई। अभी इसका और बिलाल का आपस में एक होना नामुमकिन था। ये तो तय था। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ, वो यकदम बोली थी। बिलाल ने बेतासर निगाहों से उसे देखा था। अलवीना ने उंगली उठाकर उसे कहा था, तुम इसे बेइज्जती समझो या बदतमीजी, बात इतनी ही है कि मेरे लिए तुम्हें सामने देखने का तस्वर ही एक बुरा ख्वाब है। नाइटमेयर। शादी तो नामुमकिनात में से है। तुम भी खूब जानते हो कि हमारी मंगनी महज इसलिए हुई थी कि तुम्हें जहांदाद हाव से रिश्ता जुड़ा रहे। अब वो रिश्ता खत्म, और आइंदा मेरा बाजू पकड़ना तो गुजा। खबरदार जो मुझ पर ज़बानी हक जताने की कोशिश भी की बिलाल। क्या करोगी? वो बेख्तियार कपड़े छोड़कर आगे आया था। जब तुम्हें इन अल्फाज पर पछताना पड़ेगा, और हर दिन रात नहीं बल्कि हर पल मुझे अपने पास देखना पड़ेगा। अलविना जहांदाद की जिंदगी में वो दिन नहीं आएगा कभी। उसने महज इतना कहा और पलट गई। बिलाल ने कोई रद्द-अमल नहीं दिया था। अलवीना ने बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला तो पप्पू को कान लगाकर बातें सुनते पाया। वो चुपचाप इन्हें देखती सीढ़ियां उतर गई। अभी इसका और बिलाल का आपस में एक होना नामुमकिन था। ये तो तय था।